नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले सभी राजवंशों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग शुरुआत करेंगे गुलाम वंश से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों के द्वारा। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। इनके नाम आप सही कालानुक्रम में देखिए। इसमें जो सबसे पहला शासन था वो गुलाम वंश का था। याद रखिएगा, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। दूसरा शासन था खिलजी वंश का। तीसरा शासन था तुगलक वंश का। चौथा शासन था सैयद वंश का। और पांचवा और अंतिम वंश था लोदी वंश। क्लियर है? तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश अर्थात ममलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो गुलाम वंश है इसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन किया। क्लियर है? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की किसका गुलाम था। तो याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यहां पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि लाख बख्श का मतलब क्या है। तो लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए वो बहुत अधिक दान देता था, इसीलिए उसको उपाधि दी गई लाख बख्श की। क्लियर? और अगर उपाधि की बात हो रही तो एक बात और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। क्लियर? चौगान, जिसे वर्तमान समय में आप पोलो का खेल कहते हैं, वो चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 6 में आप डी विकल्प को देखिए। यहां पर चौगान के संदर्भ में लिखा है कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। और अगर इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी आराम शाह बना। आराम शाह का जो शासन था वो केवल 8 माह का था। क्लियर? और याद रखिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। यह भी एक किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? तो आप इन सभी बातों को याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद है कि इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर रखी थी। क्लियर? और इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली स्थापित किया। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो गद्दी पर बैठा उसने आराम शाह की हत्या करके वो दिल्ली पर बैठा था। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा इल्तुतमिश के संदर्भ में कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। ठीक है? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल का प्रारंभ किया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने प्रारंभ की। तब भी आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इक्ता प्रथा का भी जो प्रारंभ है वो भी इल्तुतमिश के ही द्वारा किया गया। तो इक्ता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। एक फैक्ट और कोरिलेट करिए
यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया कि तुर्कान ए चहलगानी, या कई जगह आप देखेंगे कि चालीसा, इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने ही की थी। क्लियर? अब ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो संक्षिप्त में याद रखिए कि जो वफादार गुलाम अमीर थे, उनकी एक टुकड़ी थी जो इल्तुतमिश ने बनाई थी और जिसका नाम रखा गया था तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, यानी चालीसा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अब देखिए यहां पर इस प्रश्न को जरा, अगर यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, और अभी हमने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो इस प्रकार दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? और जो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो किसी गोर शासक से नहीं की थी, बल्कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। क्लियर? इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। क्लियर? तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहा गया किसको? इल्तुतमिश को। यानी प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब गुलामों का गुलाम क्यों कहा गया? तो देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को खरीदा था। तो कुतुबुद्दीन तो ऑलरेडी गुलाम था और उस गुलाम ने किसी और गुलाम को परचेज किया, यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो याद रखिएगा, ये जो चंगेज खां था, ये मंगोल आक्रमणकारी था, पहली बात। दूसरी बात कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, इसलिए प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसके जगह पर? एवाज के जगह पर। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का इसमें किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का जो प्रयास किया था वो तुर्कों ने। यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो रजिया के विरुद्ध विद्रोह था, ये भटिंडा के गवर्नर थे जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया। इन्हीं के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया गया। तो याद रखेंगे, भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और रजिया को पद से हटाने का जो प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया? तुर्कों के द्वारा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प सही हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि दिल्ली पर किस सुल्तान के द्वारा रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली का वो सुल्तान था बलबन जिसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। यहां पर प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यहां पर एक फैक्ट और इंक्लूड करिए, एक ईरानी परंपरा थी जिसको कहा गया सिजदा व पाबोस। तो याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस को भी अपनाया किसने? बलबन ने। तो दोनों बातें याद रखेंगे, रक्त और लौह की नीति बलबन और सिजदा और पाबोस की नीति भी बलबन की। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा, फारस के जो वीर थे उनसे प्रेरणा लेकर, उनको अपना राजनीतिक आदर्श मानकर बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी की थी? जिल्ले इलाही की। किसकी की थी? जिल्ले इलाही की। अब एक बात और याद रखिएगा, जिल्ले इलाही के स्थान पर कई जगह जिल्ले अल्लाह भी लिखा रहता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, जिल्ले अल्लाह लिखा रहे या जिल्ले इलाही, आप बलबन से उसको कोरिलेट करेंगे। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है? यानी बलबन ये कहता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। क्लियर? और इसके अलावा एक बात और बलबन से आप यहीं पर जोड़िए कि बलबन ने नियामत एक खुदाई भी कहा। नियामत एक खुदाई, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि माना। यानी उन्होंने कहा कि जो राजा होता है वो नियामत खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी अपने आप को अल्लाह के बाद अब सर्वश्रेष्ठ बताना, ये काम था किसका? बलबन का। इसलिए उसने जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई जैसी बातें कही। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा त्योहार है, फारसी त्योहार है, और फारसी त्योहार नौरोज को जो भारत में प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसके पास है, बलवन के पास। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहां पर देखिए बलवन के बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बलवन था इसके द्वारा एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी जिसका नाम रखा गया था दीवान ए अर्ज। ठीक है, तो याद रखेंगे सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज किसके द्वारा, तो बलवन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संदर्भ में सही नहीं है। यहां पर पहला लिखा है कि उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए मैंने अभी आपको जिक्र किया ना कि नियामत खुदाई का मतलब क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि, और यह सिद्धांत किसके द्वारा, बलवन के द्वारा। और एक बात और आपने पढ़ी कि इसने जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब भी ये भी सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये पहला तो सही हो गया बलवन के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है कि इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किया। अभी जब मैं इल्तुतमिश को इलेबोरेट कर रहा था तो याद करिए उसी समय मैंने बताया था कि एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो यहां पर जो बी विकल्प दिया है ये बलवन के संदर्भ में सही नहीं है। इक्तादारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्लियर है। अब जरा ये प्रश्न का आंसर तो मिल गया, जरा सी विकल्प भी देखिए, लिखा है तुर्कान ए चहलगानी। देखिए तुर्कान ए चहलगानी को प्रभाव को समाप्त किया। अब यह प्रश्न उठता है कि जो तुर्कान ए चहलगानी था इस प्रथा को प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको जब इल्तुतमिश इलेबोरेट किया था तो उसी समय बताया था कि तुर्कान ए चहलगानी ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसका मतलब ये होता है कि वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी की स्थापना करना। क्लियर। तो देखिए वहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स आपको कोरिलेट कराया गया और यहां पर कितना वो स्टेटमेंट में आपको मदद कर रहा है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभ किया था और उसको समाप्त किसने किया, बलवन ने। ठीक। अब डी विकल्प लिखा है कि उसने यानी बलवन ने बंगाल विद्रोह का दमन किया, तो ये भी फैक्ट सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा विकल्प ए, बलवन। यानी बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा गुलाम वंश को ही दास वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है ये दास राजवंश से संबंधित है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि छोटा बालक तेमुजीन बड़े होकर क्या कहलाया। यहां आपसे यह पूछा जा रहा है कि किसके बचपन का नाम तेमुचीन था या तेमुजीन था। कहीं कहीं आपको तेमुचीन लिखा रहेगा और कहीं कहीं तेमुजीन भी, तो आप दोनों को एक ही समझेंगे। तो याद रखिएगा ये जो शब्द है, ये जो नाम है, ये चंगेज खां के लिए कहा जा रहा है। यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो चंगेज खां का जो बचपन का नाम था यानी जो उसका वास्तविक नाम था वो क्या था, तेमुजीन। क्लियर है, और याद रखिएगा इसे जेंगहिस खां भी कहा जाता था। ठीक है, जेंगहिस खां। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी। तो याद रखिएगा दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यहां पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यानी रजिया जो है वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो याद रखिएगा दिल्ली का पद संभालने से पहले बलवन जो था वो नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था कौन, बलवन। अब यहां पर देखिए अगर नासिरुद्दीन महमूद की बात आ गई तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बलवन था ये तो उनका प्रधानमंत्री था और अपनी पुत्री का विवाह भी इसने नासिरुद्दीन के साथ कराया। किसने, बलवन ने। और याद रखिएगा नासिरुद्दीन ने बलवन को एक उपाधि भी दी थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, उलूग खां की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि किसकी है, बलवन की, और किसने दिया, नासिरुद्दीन ने। ठीक है, और नासिरुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह भी कराया था बलवन ने। ठीक है, इतनी बातें आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो देखिए आपने अभी देखा कि दिल्ली सल्तनत में जो कई प्रथाओं का प्रारंभ है वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, जैसे एकता प्रथा का या सैन्य व्यवस्था या मुद्रा प्रणाली से लेकर। तो यहां पर आपको दिल्ली सल्तनत का उद्धारक सही करना है इल्तुतमिश को, यानी प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको
शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि तुर्कान ए चहलगानी यानी वफादार गुलाम अमीरों की जो टुकड़ी थी, इसकी स्थापना तो की थी इल्तुतमिश ने, और अभी आपने एक प्रश्न के स्टेटमेंट में पढ़ा कि इस चहलगानी यानी तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा का जो विनाश किया वो बलवन के द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी आपने पढ़ा था कि रजिया दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी। तो याद रखिएगा यहां पर रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 26 का ए विकल्प सही हो जाएगा। इल्तुतमिश को अल्तमस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश यानी अल्तमस की पुत्री थी। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए। प्रश्न संख्या 27 में आपसे यहां पर दिल्ली पे शासन करने वाले शासकों का क्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जितने नाम दिए गए हैं उसको जरा वन बाय वन आप कोरिलेट करिए। आपने देखा था कि बड़े शासकों में सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद मैंने आपसे बताया था कि 8 माह के लिए आराम शाह उत्तराधिकारी हुआ था और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में नहीं है और न ही आराम शाह है, लेकिन आपको इल्तुतमिश ऑप्शन में दिख रहा है। स्पष्ट हो गया कि यहां पर जो सबसे पहला होगा नाम वो होगा इल्तुतमिश, यानी 3 से स्टार्ट होगा। और अगर आप विकल्प की ओर जरा ध्यान रखें तो डी विकल्प ऐसा है जो केवल 3 से ही प्रारंभ हो रहा है। यानी अगर आपने केवल इतने कॉन्सेप्ट को याद रखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर करने में सक्षम हैं, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला नाम आ गया इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश के अलावा आपको अभी हमने बताया कि इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान उसके बाद बनी, तो यहां पर तीसरे के बाद एक आ गया। और अभी इस बात पर चर्चा हुई कि बलवन जब शासक बना तो उसके पहले वो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था और नासिरुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह भी किया और नासिरुद्दीन ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया ना कि बलवन से पहले नासिरुद्दीन शासक रहा होगा, यानी यहां पर चौथा उसके बाद दूसरा। कहां से आपको दिक्कत आ रही है ये बताइए? बिल्कुल आप व्यवस्थित कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऊंचा रखिए, सतत तैयारी करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? यानी राजा की गरिमा के संदर्भ में जो सिद्धांत है उसको किस शासक के द्वारा, किस मुस्लिम शासक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इस पर मैंने अभी चर्चा की थी। ये क्या है? ये राजत्व का ही सिद्धांत तो है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलवन के द्वारा। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बलवन ही वो शासक ऐसा था जिसने नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया अपने आप को। इसके अलावा उसने जिल्ले इलाही बताया यानी ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। यानी यहां पर राजा की गरिमा यानी जो राजत्व की गरिमा का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने वाला जो पहला शासक है वो कौन होगा? बलवन। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि जो राजत्व है वो एक दैवी संस्था है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, उस राजा या उस शासक के माइंडसेट को पकड़िए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको प्रश्न डायरेक्ट नहीं पता है लेकिन आपको यह पता है कि राजा इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा था तो आप वहां से भी कोरिलेट करके आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 5 राजवंश के नाम बताए। सबसे पहला गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। तो इसमें क्या आंसर होगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 जो है ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी कथन सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 30 में दोनों कथन तो सही है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहां पर सही व्याख्या नहीं हो रही है। यानी जो कथन दिया गया है उसके अनुरूप कारण नहीं लिखा गया है। कारण में जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कारण, यानी सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहां पर ए और बी तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वंश की तरफ आ रहे हैं, वो है खिलजी वंश। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया था कि गुलाम वंश के बाद जो वंश स्टैब्लिश हुआ था वो कौन था? खिलजी वंश। अब जरा खिलजी वंश को एक बात यहां पर स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए कि जो खिलजी वंश का शासन था वो 1290 से 1320 तक था। ठीक, 1290 से लेकर 1320 तक था। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
याद रखेंगे खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसी की हत्या करवाई थी, किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक बारे में और बहुत महत्वपूर्ण है, जरा मैं यहीं पर उसका जिक्र कर दूं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसी के समय में एक दिल्ली का संत थे जिनका नाम था सीदी मौला। दिल्ली के एक संत थे जिनका नाम था सीदी मौला। सीदी मौला को हाथी से कुचलवाया गया इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, ठीक है। तो इतनी बात आप यहां पर एक स्टार्टिंग में याद रखेंगे ताकि उसका एक बेस मिले। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं खिलजी वंश के अंतर्गत। यहां पर पहला लिखा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए खिलजी वंश में एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ये चाहता था कि हम पूरे विश्व को जीत लें और एक नया धर्म हम चलाएं, ठीक है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के जो लोग सलाहकार थे, जो उनको सलाह देने वाले थे, या जो उलेमा वर्ग उनके साथ लगा हुआ था, या उनका जो कोतवाल था, वो उनको सलाह दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस विचार को हटा दिया। लेकिन नया धर्म चलाने का जो विचार मन में आया था वो आया था किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपदाधि धारण की। तो देखिए सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो याद रखिएगा सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की, यानी दूसरा सिकंदर। ये उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था और बहुत फेमस सेनापति था जिसका नाम था जफर खां। जफर खां की ही मृत्यु मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई, ठीक है। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां और मंगोलों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 4 देखिए। पूछा जा रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है, यानी रानी पद्मिनी का उनके पति का नाम क्या था? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो पद्मिनी थी इनके पति का नाम रतन सिंह था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प से हो जाएगा। राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी के पति थे और ये जो राणा रतन सिंह थे ये चित्तौड़ के शासक थे, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि रानी पद्मिनी जो थी इनको लेकर एक पद्मावत काव्य पुस्तक लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसी में यह बात पता चलती है कि पद्मिनी का जो विवाह है वो चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। तो यहां पर यह भी प्रश्न आपका कोरिलेट हो गया कि जो पद्मावत है इसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब होगा रामचंद्र देव, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक का नाम रामचंद्र देव था, ठीक है। ए विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखेंगे बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बाजार नियंत्रण से संबंधित एक विभाग भी था जिसका नाम था दीवान ए रियासत, ठीक है। तो यह भी बात ध्यान रखेंगे कि दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? बाजार नियंत्रण से। और किसके समय में प्रारंभ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन शासक वो कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, यानी यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर विभाग की बात हो रही है तो एक विभाग और कोरिलेट करिए, वो था वित्त विभाग। याद रखिएगा दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज जो विभाग था वो वित्त विभाग से संबंधित था और इसको भी प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वो शासक कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था? तो आपका जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? तो ये सभी बातें याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर प्रारंभ किए थे, एक था घड़ी कर और दूसरा था चराई कर। तो याद रखेंगे घड़ी कर और चराई कर को प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां पर प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो घड़ी कर था ये घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था और जो चराई कर था ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो याद रखेंगे 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया और उसमें सबसे कम समय तक जो शासन किया वो किया खिलजी वंश ने। यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो खिलजी वंश था इसने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया। तो याद रखिएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना को संगठित किया था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की भी प्रथा का प्रारंभ किया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। तो यहां पर देखिए, सेना को वेतन देने का मतलब यह पूछा जा रहा है आपसे कि सेना को नगद वेतन देने का जो प्रारंभ है वो किस शासक के द्वारा किया गया। तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। पूछा जा रहा है किसने अपने आप को ही खलीफा घोषित किया था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ही स्वयं खलीफा घोषित किया था। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो याद रखिएगा, ये जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे ये मूल रूप से तुर्की थे, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में लंबे समय तक शासन किया, तो इसलिए वहां के ये रीति रिवाजों को ये अपने नेचर में ले लिए, लेकिन ये मूल रूप से तुर्क के थे। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि दक्षिण विजय करने का जो मिशन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो याद रखिएगा, दक्षिण विजय करने का जो मिशन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का जो मिशन है वो सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के लिए था। तो देखिए, अभी चर्चा हो रही थी ना कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वाकांक्षी सुल्तान था और वो पूरे विश्व को जीतकर एक नया धर्म चलाने की सोच रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि बर्नी ऐसा कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। क्लियर। तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि जब उसने शासन लिया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां पर एक बात और कोरिलेट करिए, चूंकि बर्नी की बात हो गई है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके समय एक प्रसिद्ध दरबारी कवि था, वो कौन था? अमीर खुसरो। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके समय दरबारी कवि? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, यहां पर आपको सूची को सुमिलित करना है। यहां पर पहला लिखा है रणथंभौर। देखिए, रणथंभौर से आप किसको कोरिलेट करेंगे? हमीरदेव को। ठीक है, एक को आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ? तीसरे के साथ। चित्तौड़, अभी चर्चा हुई है जब पद्मिनी की चर्चा हो रही थी तो ये बताया गया कि जो पद्मावत है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई, उसमें यह बताया गया कि पद्मिनी का जो विवाह है वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आप चित्तौड़ को किससे कोरिलेट कर लेंगे? बी को चौथे के साथ, राणा रतन सिंह के साथ। सी विकल्प में लिखा देवगिरी। देवगिरी भी आप पढ़ चुके हैं, याद करिए। जब देवगिरी की बात हुई थी तो उसमें यह पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, यह प्रश्न पूछा गया। तो आपने कहा था कि रामचंद्र देव। तो यहां पर आप देवगिरी से किसको कोरिलेट कर लेंगे? दूसरे को, राजा राय रामचंद्र को। ठीक है, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो राजा रामचंद्र देव थे इनको एक उपाधि भी दी थी, कहा था राय रायन। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसको दी थी? तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को। ठीक है, डी विकल्प में लिखा है गुजरात। गुजरात से आप कोरिलेट कर लेंगे कर्णदेव को, तो आप डी को पहले के साथ कोरिलेट कर लेंगे। तो जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1। 3 4 2 1। 3 4 2 1 के आधार पर यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 18 का, ये आरओ के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो याद रखिएगा, ये जो खालसा भूमि थी, या कहीं कहीं इसको खालिसा भी लिखते हैं, जैसे यहां पर प्रश्न में खालिसा लिखा है, कई जगह आप देखेंगे खालसा भूमि। तो याद रखिएगा ये अधिक पैमाने पर जो विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20,
पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो देखिए यहां पर आपका जो सही जवाब होगा, दो नाम आपको दिख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, और इन दोनों ने 50% कर लगा दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी ये तो पूछ नहीं रहा कि वो पहला सुल्तान कौन है जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व लगाया, इसलिए यहां पर सी और डी दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो याद रखिएगा, अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। ठीक है, अभी चर्चा भी हुई थी कि मुबारक खिलजी ने स्वयं को अपने आप खलीफा घोषित किया था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो मुबारक खिलजी है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो ये जो मलिक काफूर था, जिसको दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने क्या किया कि इस मुबारक खिलजी को कैद बना लिया। जैसे कैद से छूटा उसके बाद ये मुबारक खिलजी सुल्तान बना और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। किसने? मुबारक खिलजी ने। तो इतनी बात आप यहां पर खिलजी वंश के अंतर्गत याद रखेंगे। खिलजी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो देखिए, तुगलक वंश के अगर हम प्रथम सुल्तान की बात करें तो वो नाम किसका है? वो है गाजी मलिक का। यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, गाजी मलिक ने ही तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद नगर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखें, यह भी प्रश्न एक पूछा गया कि किसके लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो याद रखिएगा, वो कहा था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। अब देखिए हुआ क्या था कि जो सुल्तान गयासुद्दीन था, इसका निजामुद्दीन औलिया के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त। हनूज दिल्ली दूरस्त, इसका मतलब है हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया। अभी आपने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने, और अब पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक समय तक। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1320 से 1412। 1320 से लेकर 1412 तक, ये ध्यान में आप रखेंगे। और सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने शासन किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो याद रखिएगा, उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था, और उसे खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी समझ थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका एक और नाम है जो बहुत फेमस भी है, जौना खां। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जौना खां। एक प्रश्न और पूछा गया, यहां पर विद्वान की चर्चा हो रही है, तो कि एक जैन धर्माचार्य थे जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी। क्या नाम था? जिन प्रभु सूरी, यानी प्रभु सूरी नाम था उनका। ये एक जैन धर्माचार्य थे। आपसे पूछा गया कि प्रभु सूरी को संरक्षण किस शासक ने दिया था। तो याद रखिएगा, यही मोहम्मद बिन तुगलक था जिन्होंने संरक्षण दिया था जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो अमीर ए कोही विभाग है, इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी प्रश्न संख्या 4 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अब यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई, ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, अमीर ए कोही कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला गया। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कृषि की चर्चा हुई है तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दोआब कर में वृद्धि किसके द्वारा की गई। तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। दौलताबाद लिखा है या देवगिरी, ठीक है, वो दोनों आप कोरिलेट करेंगे। तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद अर्थात देवगिरी स्थानांतरित की। देखिए, कई बार आपके ऊपर तंज कस के परिवार वाले कहते हैं क्या दिल्ली से दौलताबाद दौड़ रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लोग आपको मोहम्मद बिन तुगलक समझते हैं। ठीक है, तो अब आप नहीं भूलेंगे क्योंकि वो पर्सनल हो गया।
ठीक है, तो याद रखेंगे दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरण किया वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट करिए। दक्षिण भारत में एक नया मूवमेंट हो रहा था इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो सांकेतिक मुद्रा थी वो तांबे की थी। ठीक है, और इसके संदर्भ में किसने लिखा? तो इसके संदर्भ में जानकारी दे रहे थे बर्नी। बर्नी ने कहा कि खजाने में चांदी की कमी हो गई थी और साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और जल्द ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। तो याद रखिएगा इब्न बतूता जो कि मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? तो यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो याद रखिएगा सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है वो इब्न बतूता के ही यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत में सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था किताब उल रेहला। क्या था? किताब उल रेहला। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इन्हें कहां दफन किया गया? तो याद रखेंगे इन्हें दफन किया गया नालंदा में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक का नाम यूसुफ शाह चक था। इनको मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था और निर्वासन के दौरान पूरी उड़ीसा में इनकी मृत्यु हुई और इनको दफनाया गया नालंदा में। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि इनकी मृत्यु कहां हुई तो आपका जवाब होता पूरी उड़ीसा में, लेकिन दफनाया कहां गया? नालंदा में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखेंगे उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जो कि हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु के संदर्भ में कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो देखिए कई बार तो ऐसा भी प्रश्न बना है कि ये कथन कहकर ये पूछा गया कि ये कथन किस इतिहासकार का है। तो यहां पर प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है। तो सीधी बात याद रखेंगे कि ये बदायूनी का जो स्टेटमेंट है वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है और बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके संदर्भ में? मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। और किसने कहा? तो बदायूनी ने। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, आइए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा गुलामों का जो शौक था वो था फिरोज शाह तुगलक को। इसके दरबार में बहुत अधिक गुलाम थे, यानी बहुत अधिक दास थे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि इन गुलामों के लिए यानी इन दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग भी बनाया जिसका नाम आपसे पूछा जाता है। उसका नाम क्या है? दीवान ए बंदगान। यानी दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है? दासों से। और इसको किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। यहां पर प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प सही हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछ रहा है कि दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया? तो याद रखिएगा अगर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने कराया तो यहां पर आपका सी विकल्प सही जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और मैं यहीं पर कोरिलेट करूं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है तब आपका जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, यहीं पर कोरिलेट करिए। देखिए नाम लिखा भी है उसका बी विकल्प में। तो याद रखिएगा सिंचाई के लिए जो नहर निर्माण था यह प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन यहां पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा जा रहा है कि
भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फिरोज शाह तुगलक का विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि हक ए सर्ब यानी सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ही हक ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाया और वो इस प्रकार से दिल्ली का पहला सुल्तान बना जिसने सिंचाई कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, ब्राह्मणों पर भी। इसका मतलब कि उस समय तक ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे, जजिया कर लगा था लेकिन ब्राह्मण उससे मुक्त थे, यानी ब्राह्मणों को भी जजिया कर के क्राइटेरिया में लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय किए? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बागों में फलों की गुणवत्ता के लिए भी कई प्रयास किए थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो याद रखिएगा, आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ और बेहतर हो सकेगी? तो याद रखेंगे, अनुवाद विभाग की जो स्थापना थी वो भी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने काम किए गए। दासों के लिए अलग से एक पृथक विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, 5 बड़ी नहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, सिंचाई को लेकर एक हक ए सर्ब नामक कर लगाया, ब्राह्मणों को भी जजिया कर में शामिल किया, बागवानी के लिए एक एफर्ट डाला फिरोज शाह तुगलक ने, फिर 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया टोपरा और मेरठ से। इसके अलावा उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, और कई ऐसे संस्कृत ग्रंथ हैं जिनको फारसी में अनुवाद भी कराया। तो इन सभी बातों को आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो याद रखिएगा, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान भी फिरोज शाह तुगलक था। यहां पर प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे, तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 21 का, अब आइए विकल्प देखते हैं, सी विकल्प यहां पर लिखा हुआ है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो यहां पर नासिरुद्दीन महमूद को याद रखेंगे, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा, तैमूर का जो आक्रमण था भारत में वो 1398 में था। कब था? 1398 में। यहां पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नासिरुद्दीन ही शासनकाल में था, यानी नासिरुद्दीन के ही शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, और याद रखिएगा तैमूर लंग ने ये तुगलक वंश को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? मैंने अभी आपसे कहा कि तैमूर का आक्रमण जब 1398 में हुआ तो दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन का शासन था। इसने, तैमूर ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ये तुगलक वंश को तो तहस नहस किया ही किया, दिल्ली सल्तनत को भी बिल्कुल नष्ट करके रख दिया। ठीक है, और इस तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत में जिस नए वंश की स्थापना हुई वो था सैयद वंश। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पहले का क्रम भी याद है तब भी आपको रिलेट कर सकते हैं कि तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो यहां पर पहला लिखा है वो विक्षिप्त था, ऐसा नहीं था। वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये बिल्कुल सही। ये मोहम्मद बिन तुगलक की असफल व्यक्ति कहे जाने का एक प्रमुख कारण है कि वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। यहां पर प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 25 देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान दौलताबाद जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, औरंगाबाद जिले के समीप है। याद रखिएगा, ये जो दौलताबाद है ये महाराष्ट्र में एक नगर है और इसको प्राचीन नाम, एक नाम और मैंने आपको बताया था, देवगिरी। ठीक है, तो देवगिरी भी नाम याद रखेंगे, और ये किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में। इसलिए प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26,
पूछा जा रहा है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बर्नी ने ऐसा लिखा भी है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चलाई थी वो तांबे की थी। ठीक है, यहां पर चमड़े की प्रतीक मुद्रा को कह रहा है। तो देखिए यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो यहां पर लगभग हुमायूं के समय में। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा कि हुमायूं के ही शासनकाल में एक दिन के लिए गद्दी पर बैठा था निजाम भिस्ती, उसने यहाँ पर चमड़े का सिक्का जो है चलवाया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सही जवाब होगा आपका चमड़े के प्रतीक चिन्ह के लिए वो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए एक प्रश्न में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की है जिसमें ये पूछा था कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपने ये सीधे सीधे कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था इब्न बतूता। वहीं पर इस बात को कोरिलेट किया गया था कि मोरक्को मूल का ये अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा प्रश्न संख्या 27 का? ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों का निर्माण किया था, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नवीन नगर बनाए गए उसमें लगभग संख्या 300 के आसपास थी। ठीक है, और जो कई बड़े नगर जो आपसे पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाता है जौनपुर के संदर्भ में, तो याद रखिएगा जौनपुर नगर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये पूछा जाता है कि किसके नाम पर? तो जौना खां के। और जौना खां की स्मृति में, तो जौना खां का नाम हम लोगों ने किससे कोरिलेट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ उसने फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद इन नगरों की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पूछा जा रहा है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो देखिए सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया वो किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। बी विकल्प यहां पर सही होगा। और अभी आपने देखा था कि हिंदू त्योहार होली में भी मोहम्मद बिन तुगलक शामिल होने वाला पहला तुगलक सुल्तान था। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद करिए अभी जब नहरों की चर्चा हो रही थी तो उस समय मैंने इस फैक्ट को कोरिलेट कराया था। आपसे ये कहा था कि अगर ये पूछा जाए कि पहला शासक कौन था तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नहरों का बड़ा जाल निर्माण किया या 5 बड़ी नहरें निर्माण की तब आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने वो पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का खुदवाने का काम किया कृषि को जल के लिए। ठीक है, यहां पर 13वीं शताब्दी लिखा है, जबकि अभी आपने देखा था कि ये जो तुगलक वंश था ये 1320 से 1412 ईस्वी तक था। तो यहां पर 14वीं शताब्दी होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो याद रखिएगा बेरोजगारों को रोजगार के लिए जो प्रयास किया वो किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां पर रोजगार दफ्तर का भी निर्माण इसने कराया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वो सुल्तान जिसने दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान दिया और इसके लिए एक नया विभाग भी बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात। तो याद रखिएगा दीवान ए खैरात की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्लियर है? आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने कितने काम किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। इससे गरीब मुसलमान या जो अनाथ स्त्रियां थी या जो विधवाएं हैं इन सभी को आर्थिक सहायता दी जाती थी, या कई निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था के लिए धन यहाँ से दिया जाता था दीवान ए खैरात से। ठीक है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और यहीं पर ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इसने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। वो क्या थी? फुतुहात ए फिरोज शाही। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34 और पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने जो दारुल शफा की स्थापना की ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प से हो जाएगा।
दारुल शफा एक खैराती अस्पताल, और इसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश की स्थापना हुई? तो अभी चर्चा भी हुई थी इस पर कि तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में खिज्र खां दिल्ली पर बैठा और उसने सैयद वंश की नींव डाली। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 35 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और ये जो तैमूर का आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार को जैसे हम जहां देख रहे हैं, अर्थात इसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो देखिए अभी हम लोग जो वंश पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित जो स्थापत्य की बात है उनको हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो यहां पर अगर हम कुतुब मीनार की बात कर लें तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की जो स्थापना है, यानी जो कुतुब मीनार का प्रारंभ किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसमें जो पुनर्निर्माण का कार्य किया था वो कार्य किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कुतुब मीनार छोड़ दिया गया, छूटा कुछ नहीं है। कोई भी फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो छूटेगा नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और अनावश्यक फैक्ट्स को शामिल भी नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आपको इसमें रिसर्च कराना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक फैक्ट और ध्यान में आ रहा है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। आपने फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में जितने भी विभाग थे वो आपने देख लिए। एक विभाग और याद रखिएगा, पेंशन विभाग। पेंशन विभाग के लिए एक विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम है दीवान ए इस्तेहाक। क्या था? दीवान ए इस्तेहाक। ये पेंशन से संबंधित विभाग था और इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्लियर? इस प्रकार यहां पर तुगलक वंश भी कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, अगला यहां पर दिया है लोदी वंश। ठीक है, और अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो तुगलक वंश है उसके बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। यानी सैयद वंश से संबंधित पूर्व में परीक्षाओं में बहुत प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, या प्रश्न बहुत कम है इसलिए जिक्र नहीं हुआ, और जो प्रश्न थे वो पिछले ही तुगलक वंश में उनको शामिल भी कर लिया। मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जो सैयद वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने 1414 में। और याद रखिएगा ये जो खिज्र खां ने स्थापना की सैयद वंश की, इसमें इसका समर्थन किसने किया, सहयोग किसने किया? तो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो खिज्र खां था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसने रैयत ए आला की ही उपाधि धारण की थी। किसने? खिज्र खां ने। इतनी बात आप सैयद वंश के संदर्भ में मिनिमम याद रखेंगे, इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो सैयद वंश था ये 1414 से 1451 तक था। कब तक था? 1414 से लेकर 1451 तक। ये किसकी बात हो रही है? सैयद वंश की। ठीक है, अब चलिए हम लोग लोदी वंश को प्रारंभ करते हैं। देखिए लोदी वंश के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि लोदी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी 1451 में। और जो लोदी वंश है ये 1451 से लेकर 1526 तक। लोदी वंश कब तक है? 1451 से 1526 तक। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासकों ने, कौन अफगान मूल के थे? पूछ रहा है ये जो सल्तनत शासक थे इनमें से जो ऑप्शन में दिए गए इसमें कौन अफगान मूल के थे? तो याद रखिएगा इसमें अफगान मूल के थे लोदी वंश के शासक। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। और मैंने अभी आपको बता दिया कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी 1451 में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? अभी हम लोगों ने कोरिलेट किया कि खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई 1414 में तुगलक वंश के बाद। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना की गई थी और ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। और आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने स्थापना की और उसमें चौथे स्थान पर है सैयद वंश। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो याद रखिएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको खतौली का युद्ध कहते हैं। कौन सा? खतौली का युद्ध। और ये खतौली का युद्ध हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1518 में। याद रखेंगे 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो याद रखेंगे राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी इसमें हारा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था? तो याद रखिएगा आगरा नगर को बसाने का काम किया था सिकंदर लोदी ने। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प सही हो जाएगा। आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। हुआ यह था कि सिकंदर लोदी जो था वो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के ध्येय से उसने यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये कब किया था? 1504 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने
अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए उसे जाना जाता है। मतलब वो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया? तो याद रखिएगा उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने अनाज के ऊपर से कर हटाया, यानी जकात को समाप्त किया, यानी संपत्ति कर को समाप्त किया। ठीक है, तो ये किसने? सिकंदर लोदी ने। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर अन्न और अनाज की बात हो रही है, तो सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए एक गज का भी प्रचलन चलाया। उसका नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। तो ये गज ए सिकंदरी किसने प्रारंभ किया था? सिकंदर लोदी ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? ठीक, अब देखिए गुलाम वंश का कौन नहीं था, तो इसमें इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का है, न कि गुलाम वंश का। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसने स्थापना की, उसके बाद इल्तुतमिश और फिर बलबन। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा अभी चर्चा हुई थी, पहले प्रश्न में मैंने इस बात को बताया था कि लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, यानी प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, और याद रखिएगा इसी बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो अभी चर्चा हुई थी ना कि 5 वंश थे और उसमें आपने देखा था कि सबसे अंत में कौन था, तो सबसे अंत में आ जाएगा लोदी वंश। यहां पर प्रश्न संख्या 8 का आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। अगला देखिए, और लोदी वंश था और इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 9 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा कि सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं का संग्रह किया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, यहां पर आपको दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए वंश में अगर आप देखेंगे तो अभी चर्चा हुई थी कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला था, इसे दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं, इसलिए यहां पर आप चौथे को पहला लिखेंगे। उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो शासन में आया वो कौन था? खिलजी वंश था, तो यहां पर आप खिलजी वंश के लिए कोट लिखेंगे। खिलजी वंश के बाद आपको पता है कि तुगलक वंश आया था, लेकिन तुगलक वंश यहां पर विकल्प में नहीं है। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था, तो सैयद वंश को फिर लिखेंगे। और सैयद वंश के बाद था लोदी वंश, तो आप उसके बाद लोदी वंश लिखेंगे। तो जो आपका सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 4132, और 4132 के आधार पर यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। ठीक है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, अब आप देख रहे हैं पूछ रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का। अभी आपने पढ़ा था कि दिल्ली की सल्तनत पर ये जो लोदी वंश के शासक थे ये मूल रूप से अफगान के थे, इसीलिए यहां पर प्रश्न में लिखा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देख रहे हैं आपको प्रश्न को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। कहां पर पूछा गया? हाँ, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो प्रश्न का स्तर बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए जरा पैटर्न और भी आयोग बना रहे हैं, तो इसलिए जरा ध्यान रखिए इस बात का। तो देखिए यहां पर अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो सबसे पहले अभी चर्चा हुई थी कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला नाम क्या आ जाएगा? बहलोल लोदी का। तो यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो सी और डी में से सही होगा। बहलोल लोदी के बाद जो शासन किया वो किसने किया? वो किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो यहां पर आपका सी विकल्प जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद जो शासन किया था वो इब्राहिम लोदी ने किया था। ठीक है, तो यहां पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है कि अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और इसके बाद लोदियों का भी पतन हुआ और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहां पर देखा कि प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और देखिए इस तरह से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते थे। आप ये जान रहे थे कि इब्राहिम लोदी को ही हराया था बाबर ने, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध है ये बहुत फेमस है अप्रैल 1526 में, और उसके बाद लोदी वंश समाप्त हुआ। तो इस आधार पर भी आप सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का कालानुक्रम व्यवस्थित आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहां पर प्रश्नों को किया। ये इस प्रकार यहाँ पर ये जो दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासन या स्थापत्य कला से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण कलाओं को भी देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।